हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आपकी जो प्रिपरेशंस चल रही होगी बहुत ही जोरदार तरीके से चल रही होगी, है कि नहीं। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फटाफट से बता दो कि आपकी तैयारी कहां तक पहुंची। मुझे पता है ज्योमेट्री में, मैथ्स 2 में बहुत कम समय दिया था यार बोर्ड वाले ने, लेकिन क्या कर सकते हैं, अलजेब्रा में ज्यादा दे दिया, ज्योमेट्री में बिल्कुल कम दे दिया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैं हमेशा से पहले दिन से ही आपको बोल रहा हूं, जब से टाइम टेबल आया है तब से मैं आपको बताया था लास्ट 50 डे स्ट्रैटेजी, लास्ट 35 डे, लास्ट 30 डे, लास्ट 15 डे स्ट्रैटेजी। हर उस वीडियो में मैंने कहा था कि ज्योमेट्री में टाइम कम मिलने वाला है तो पहले से प्रिपेयर कर लेना। तो यार जिन्होंने किया होगा उसका पेपर तो अच्छा जाने वाला है, जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं, अभी भी टाइम बचा हुआ है। लास्ट मोमेंट पे जितना हो सके मेहनत करेंगे और इसीलिए आपके हेल्प करने के लिए कई सारे वीडियोस हम ऑलरेडी बना चुके हैं और जो भी समय बचा है, बहुत कम समय बचा है, उसमें भी वीडियोस बना रहे हैं कंटिन्यूअसली, लाइव रिवीजन भी हो रहे हैं। ठीक है, तो आप बस हमारे वीडियोस को देखते रहो कंटिन्यूअसली। 2x की स्पीड या फिर बहुत ज्यादा लग रहा है तो 1.5 1.75 की x की स्पीड से आप देख सकते हो। जितना कम समय में जल्दी आपका वीडियोस देख के हो जाएगा उतना आपको प्रैक्टिस करने का भी टाइम मिलेगा। तो फटाफट से बस पढ़ाई करते रहो मन लगा के। ठीक है, तो चलो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो। इसके पहले कई सारे वीडियो बना चुका हूं, जैसे कि हॉट्स क्वेश्चन वाले क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट थियरम वाले क्वेश्चन, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। वैसे एक ये जो वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करने वाले 2 और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, जो जनरली क्वेश्चन नंबर 2B और 3B में पूछा जाता है। 14 मार्क्स तक लगभग इसका वेटेज होता है। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर का इसके अंदर 2-2 मार्क्स एंड 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन हमें देखना है। आप लोग इस वीडियो को भी 1.5 की स्पीड पे सेट कर दो और चलिए मेरे साथ फटाफट पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, तो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग हार्ड एंड लाइव रिवीजन देखते रहो। सबसे इंपॉर्टेंटली टेलीग्राम पे हमने बहुत सारे वीडियोस के लिंक रीशेयर किए, उसको भी आप ओपन करके स्पीड बढ़ा के देख सकते हो। चलिए एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 मार्क्स वाले कैटेगरी में एक ट्रेपेजियम है एबीसीडी नाम का, देख पा रहे हो आप लोग, एबीसीडी, दिस इज द ट्रेपेजियम। इसमें साइड ए बी पैरेलल है साइड पीक्यू के, तो साइड ए बी पैरेलल है साइड पीक्यू के, साइड पीक्यू पैरेलल है डीसी से, यानी 3 पैरेलल लाइन है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, इसमें बोल रखा है ट्रेपेजियम के अंदर साइड ए बी पैरेलल टू साइड पीक्यू पैरेलल टू साइड डीसी। ठीक है, दे रखा है। और यहां पे आप देखोगे तो एडी और ये बीसी, ये एक ट्रांसवर्सल जैसा काम कर रहा है। तो यहां पे एडी एंड बीसी आर देयर ट्रांसवर्सल, आर देयर ट्रांसवर्सल। तो आपको पता है एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, कभी भी 3 पैरेलल लाइन आ जाती है या फिर 2 पैरेलल लाइन आ जाती है, उसके ट्रांसवर्सल आ जाते हैं तो एक प्रॉपर्टी बन जाता है। तो हम लोग लगाएंगे यहां पे बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। इसका प्रॉपर्टी है एक हमारे पास, और उसके अनुसार, उस प्रॉपर्टी के अनुसार वैल्यू क्या बनता है, ये 3 पैरेलल लाइन जहां पे भी होंगे उसका जो करस्पॉन्डिंग साइड से उसका रेशियो बन जाएगा, मतलब एपी अपॉन पीडी बन जाएगा। तो एपी अपॉन पीडी विल बी इक्वल टू बीक्यू अपॉन क्यूसी। क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू बीक्यू अपॉन क्यूसी। कुछ वैल्यू जो दिए हुए हैं इसमें पुट ऑन कर दो बच्चा। एपी का वैल्यू दे रखा है क्या, उन्होंने 15 दिया हुआ है, एपी के जगह पे लिख दो 15। पीडी का वैल्यू दे रखा है उन्होंने 12, इज इक्वल टू बीक्यू का वैल्यू दिया है क्या, नहीं, बीक्यू का वैल्यू तो फाइंड आउट करना है बच्चा, और क्यूसी का वैल्यू दे रखा है उन्होंने 14। अब यहां पे अगर मैं सॉल्व करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ेगा, तो यहां पे मुझे बीक्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा बताओ। पहली बात तो ये 15 मल्टीप्लाई बाय 14 हो जाएगा, इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय बीक्यू हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, जिसके हेल्प से हमें बीक्यू का वैल्यू मिलेगा, बीक्यू विल बी इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइड बाय 12। ठीक है, सॉल्व कर लें इसको। चलिए 3 के टेबल में जाएगा, 3 के टेबल में 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। वैसे ही 2 के टेबल में 2 2 जा 4 एंड 2 7 जा 14। तो क्या बच रहा है, 5 बच रहा है, मल्टीप्लाई बाय 7 बच रहा है, नीचे बच रहा है 2। तो ये हो जाएगा 7 5 जा 35 डिवाइड बाय 2। तो 35 डिवाइड बाय 2 कितना होता है दोस्तों, 17.5। तो देयरफॉर आपका बीक्यू का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 17.5 यूनिट। यूनिट लिखना इंपॉर्टेंट है, अगर सेंटीमीटर में दिया होगा, दिया है क्या, नहीं दिया है ना, तो सीधा यूनिट लिख देना। अगर सेंटीमीटर दिया, मीटर दिया है तो उसका यूनिट प्रॉपर तरीके से लिखना। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे, आपको फुल मार्क्स यहां पे मिल जाएंगे, 2 में से 2 मार्क्स। करेक्ट है बच्चा, क्लियर है। तो यार बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना, बड़ा मजा आने वाला है आपको इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया है, आगे बढ़ जाएं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, इन ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। क्लियरली बोल रखा है यहां पे ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। ठीक है, एबी और पीक्यू का जो रेशियो है वो दिया है 4:5। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर का वैल्यू दिया है 125 स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर का जो वैल्यू है उन्होंने दे रखा है 125 का सेंटीमीटर का स्क्वायर। हमें बोल रहा है आप निकाल के दिखाओ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। लेकिन जैसे मैंने अभी अभी बोला आपको, क्लियर कट दिख रहा है कि भाई दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो हमारा एक प्रॉपर्टी है,
बाय द थियरम ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। क्या लिख सकते हो आप? बाय थियरम ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। जब भी कोई दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो रेशियो में आ जाता है। कैसे आता है? तो पहला ट्राइंगल है एबीसी, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का जो रेशियो आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर के साथ, वो कैसे आता है? दैट इज उसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर आता है। तो ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर। लेकिन हमें कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं यहां पे जो कि ए बी और पी क्यू के रेशियो, तो हमें इन दोनों से मतलब नहीं है, सिर्फ इससे मतलब है। तो हम लोग सिर्फ ए बी और पी क्यू ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब भाई ध्यान दो ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का वैल्यू दे रखा है, जैसे मैंने अभी लिखा है यहाँ पे, सॉरी एबीसी का वैल्यू निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो है इसका वैल्यू हमें निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर का वैल्यू इन्होंने दे रखा है जो कि कहां है? 125। तो डाल दो 125 इज इक्वल टू ए बी और पीक्यू का वैल्यू हमें पता है, ए बी का 4 है, पीक्यू का 5 है। तो ए बी की जगह पे 4 लिखो, पीक्यू की जगह पे 5 लिखो, इसका दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। अब बस कुछ नहीं करना है, बस सॉल्व करते जाना, आपका आंसर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इसका वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा? 125 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 125 मल्टीप्लाई बाय 16 हो जाएगा, डिवाइड बाय, ठीक है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा। तो 25 25 25 5 जा 125, 16 5 जा 80। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का जो वैल्यू हमें आ गया दोस्तों, वो आ गया 80 स्क्वायर सेंटीमीटर है, बिल्कुल है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो फास्ट जाएंगे, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से, क्या क्वेश्चन बोल रहा है। ये यहां पे ट्राइंगल दिख रहे हैं, दोनों आपस में ज्वाइंट है, ए बी का वैल्यू 6 है, डीसी का वैल्यू 4 है। हमें बोल रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन बीसीडी निकालो। देखो सबसे पहले यहां पे अगर आप डायग्राम देखोगे, तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी की बात करूं अपॉन रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी की बात करूं, तो ये ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं किया कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, और दोनों ट्राइंगल सिमिलर मेंशन नहीं किया तो हम वो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर का रेशियो जैसे इसमें हमने निकाला था ये वाला, ये नहीं लिख सकते क्योंकि ये दिया ही नहीं है। तो एक और फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल को कैलकुलेट करने का, जो कि होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम वो लगा सकते हैं। तो ऊपर वाले के लिए हाफ इंटू बेस क्या है? ट्राइंगल एबीसी के लिए, ये देखो ये ऊपर वाला ट्राइंगल एबीसी है, इसके लिए बेस क्या है मेरे लिए? बीसी। तो हाफ इंटू बेस मतलब बीसी मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है मेरे लिए? एबी। डाल दिया, होल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी जो है नीचे वाला ट्राइंगल, इसका भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से एरिया निकल जाएगा। तो एरिया हाफ इंटू मल्टीप्लाई बाय बेस क्या है? इस ट्राइंगल के लिए भी बेस बीसी है, मल्टीप्लाई बाय इस ट्राइंगल के लिए हाइट क्या है बच्चा? सीडी है। तो डाल दिया। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों ऊपर नीचे आप दोनों देखो तो इधर भी हाफ है, इधर भी हाफ है, कैंसल। इधर भी बीसी है, इधर भी बीसी है, कैंसल। क्या बच रहा है? सिर्फ और सिर्फ एबी अपॉन सीडी। तो एबी अपॉन सीडी, तो एबी का वैल्यू कितना है? 6 है, सीडी का वैल्यू कितना है? 4 है। तो 6 अपॉन 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी आंसर आपका आ गया 3/2 या फिर 1.5, लेकिन 3/2 लिखना ज्यादा बेटर है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 3/2। कितना इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे तो क्या आप लोग सॉल्व कर पाओगे? बिंदास कर पाओगे, पूरा यकीन है मुझे आप लोग पे। समझ में आ गया बच्चा? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इन ट्राइंगल LMN, ठीक है, एक ट्राइंगल है हमारा LMN नाम का। अब ये ट्राइंगल को आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है कि इसमें जो रे है एम्प्टी नाम का, वो बाइसेक्ट कर रहा है इस पूरे ट्राइंगल को। तो हम लोग को एक चीज समझ में आ गया डायग्राम देख के भी और क्वेश्चन पढ़ के भी, ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वाला एग्जांपल है। तो क्लियरली मेंशन दिख रहा है यहाँ पे कि जो हमारा ट्राइंगल है जिसका नाम है ट्राइंगल LMN, बराबर, ये ट्राइंगल का नाम क्या है? LMN। तो इन ट्राइंगल LMN जो रे है मेरा MT, ये M से लेके T तक का जो रे है वो बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम लोग लिखेंगे यहां पे कि रे MT बाइसेक्ट, किसको बाइसेक्ट कर रहा है? इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है जो कि है एंगल बाइसेक्ट एंगल LMN। तो देयरफॉर हम लोग क्या लगा सकते हैं यहां पे? देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम लगा सकते हैं यहां पे, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो यहां पे हम लगा सकते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमारा क्या बोलता है बच्चा? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलता है कि जो भी एंगल बाइसेक्ट हो रहा है उसका करस्पॉन्डिंग साइड, जैसे कि LM और MN रेशियो में आ जाएंगे, यानी LM अपॉन MN, LM अपॉन, देखो ये वाला साइड LM अपॉन MN, इसको ही बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो यहां से बीच में से बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब ये साइड अपॉन ये साइड इज इक्वल टू LT अपॉन TN, इज इक्वल टू LT अपॉन TN। बस इसमें वैल्यू पुट ऑन कर दो बच्चा, आ जाएगा आंसर। LM का वैल्यू दिया है क्या? 6, MN का वैल्यू दिया है क्या? 10,
एल टी का वैल्यू दिया है क्या, एल टी का नहीं, एल टी का वैल्यू निकालने बोल रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एल टी। तो एल टी वैसे ही रहेगा एज इट इज, लेकिन टी एन का वैल्यू इन्होंने दे रखा है 8, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 6 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू एल टी मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। तो देयरफॉर एल टी का वैल्यू यहां से मिल जाएगा, दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 10, तो 6 8 होता है 48 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 4.8। तो आपका जो आंसर आ गया किसका, एलटी का, तो ये आ गया 4.8 सेंटीमीटर दिया है, तो लिख दो 4.8 सेंटीमीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। चुटकी बजाते ही आप देख सकते हो विद इन 1 मिनट यहां पे ऐसे एग्जांपल्स हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके एग्जाम में अगर आते हैं ऐसे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स वाले, डेफिनेटली आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। बस यहां से आपका कंसेप्ट जो है वो अच्छा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया बच्चा? तो उम्मीद कर रहा हूं ये वाले एग्जांपल्स भी बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अब आगे बढ़े, अगले टाइप के एग्जांपल्स की तरफ बढ़े। क्या है दिया हुआ है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है देखो, समझो इसको। इन ट्रायंगल एडीई, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको एडीई, ये ट्रायंगल है एडीई जिसमें बीसी पैरेलल दिया है डीई से। तो ये जो बीसी का लाइन है डीई से पैरेलल है, और हमेशा आपको याद, मैंने आपको बताया था कभी भी जो बेस होता है ट्रायंगल का उसके पैरेलल में एक लाइन पास हुआ तो समझ जाना क्या लगने वाला है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी लगने वाला है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये जो ट्रायंगल है जिसका नाम है ट्रायंगल एडीई, इसमें जो साइड मेरा बीसी है वो पैरेलल है किससे, लाइन डीई से, ठीक है। लाइन डी बोल लो, साइड डी बोल लो, यहां पे भी लाइन ही लिख लो आप, ज्यादा बेटर रहेगा। तो लाइन बीसी मेरा पैरेलल है लाइन डीई से, तो हम लोग क्या लगा सकते हैं यहां पे, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्या होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, मैंने पढ़ाया था आपको। तो कभी भी जब कोई लाइन पैरेलल होता है तो उसका रेशियो बन जाता है ए बी अपॉन बी डी। तो हम यहां पे लिखेंगे AB अपॉन BD एंड दैट विल बी इक्वल टू AC अपॉन CE, ठीक है। क्या बनेगा, AC अपॉन CE। बस इसके अंदर वैल्यू आपको डालना है और कैलकुलेट कर लेना है। तो चलो वैल्यू डालते हैं बच्चा। AB का वैल्यू दिया है क्या उन्होंने, दिया हुआ है 2। BD का वैल्यू दिया हुआ है क्या, दिया है 3 इज इक्वल टू, AC का वैल्यू दिया है क्या, 4 दिया है। CE का वैल्यू दिया हुआ है क्या, नहीं, CE आपको निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई बाय CE इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3। तो आपका CE का वैल्यू कैसे मिल जाएगा, दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2, दैट इज नथिंग बट 12 डिवाइड बाय 2, दैट विल बी इक्वल टू 6। सेंटीमीटर में दिया है कि नहीं दिया है, तो डायरेक्ट लिख दो यूनिट। तो 6 यूनिट इज योर फाइनल आंसर, यानी CE का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 6 यूनिट। तो इजी था, कितना इजी है। तो इसी तरीके से एग्जांपल्स आपको पूछे जाएंगे बच्चा, और आपको बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना है। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं अगले एग्जांपल की तरफ। अब ये जो एग्जांपल्स आपको देखने मिल रहा है यहां पे, ये आपका जो एग्जांपल है, ये कौन सा एग्जांपल है, ये आपका कौन सा है, दैट इज 3 मार्क्स का जो टाइप है उसका एग्जांपल है। अब ये 3 मार्क्स का जो एग्जांपल है, इसको आपको कैसे सॉल्व करोगे ये बिल्कुल आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है उसको समझो। क्वेश्चन क्या दिया है कि एक ट्राइंगल है मेरा एबीसी नाम का, देखो ये ट्राइंगल है एबीसी नाम का। इस ट्राइंगल में सेगमेंट XY जो है ये पैरेलल है किससे, AC से। तो XY पैरेलल AC ये दिया हुआ है। कंडीशन दिया हुआ है 2AX इज इक्वल टू 3BX। तो ये इसको सबसे पहले लिख दो, गिवन आपको कंडीशन दिया हुआ है, गिवन कंडीशन ये दिया हुआ है कि 2AX जो है ये 3BX के बराबर है। और इसी को मैं अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या बन जाएगा, AX इज इक्वल टू, और bx को नीचे ला दो तो ax बाई bx इज इक्वल टू 3 इधर, और नीचे 2 आ जाएगा, 3/2 बन गया। तो ax बाई bx इज इक्वल टू 3/2 लिख सकते हैं, ax बाई bx इज इक्वल टू 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको चाहिए तो इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, ठीक है। और एक चीज यहां पे फेरबदल कर सकते हो आप, डायग्राम में देखोगे तो ये ax है और ये bx है, लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पे ax और bx को प्लस करके, तो मैं यहां पे कंपोनेंडो अप्लाई कर सकता हूं। कंपोनेंडो मतलब क्या होता है, दैट इज न्यूमैरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। तो यहां पे मैं कर सकता हूं दैट इज ax प्लस bx, यानी मैंने क्या किया है, ax को bx से प्लस किया एंड डिवाइड बाय bx, यानी नीचे वाला सेम टू सेम एज इट इज रखा। तो ax प्लस bx अपॉन bx हो जाएगा। तो सेम यहां पे भी क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। और क्या अप्लाई किया मैंने यहां पे, कंपोनेंडो अप्लाई किया है, लिख दो यहां पे कंपोनेंडो। ये आपके अलजेब्रा का आपने अल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो, डिविडेंडो, कंपोनेंडो ये सब पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो ax प्लस bx क्या है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम ax और bx दोनों को जोड़ दो तो ये आपका पूरा ab बन जाता है। तो ax प्लस bx इज नथिंग बट ab होल डिवाइडेड बाय bx इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इज 5 डिवाइड बाय 2। तो ये भी आपका एक नया इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 2। और ये कहां से आया, फ्रॉम फिगर, यहां से आप लिख सकते हो। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, यहां तक मुझे लगता नहीं आपको कोई दिक्कत होगा, ठीक है। तो आपका ab अपॉन bx का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब यहां पे दो ट्राइंगल को मैं कंसीडर करता हूं, ठीक है। एक बड़ा ट्राइंगल है जिसका नाम है BCA, तो मैं कंसीडर करता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल BCA एंड बड़ा वाला ट्राइंगल यानी ये वाला BCA, और एक और ट्राइंगल है BYX,
ट्राइंगल बी वाई एक्स, इन दोनों में अगर आप देखो ध्यान से, इन ट्राइंगल बीसीए एंड बी वाई एक्स, तो आपका जो बीसीए एंगल जो होगा और बी वाई एक्स यानी ये एंगल और ये एंगल जो होगा ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। तो मैं लिख सकता हूं एंगल बीसीए विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बीसीए कॉन्ग्रुएंट टू, ये वाला किससे कॉन्ग्रुएंट है, इससे, यानी बी वाई एक्स से कॉन्ग्रुएंट होगा, बी वाई एक्स से कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों होगा बताता हूं, और एक और कॉन्ग्रुएंट है वैसे ही बीएसी, यानी ये वाला एंगल बीएसी, तो आप लिखो यहां पे एंगल बीएसी ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके साथ, इसके साथ, यानी बीएक्सवाई के साथ, तो एंगल बीएक्सवाई के साथ। और ये दोनों क्यों कॉन्ग्रुएंट हुए, क्योंकि भाई करस्पॉन्डिंग एंगल है, दिख रहा है, ये वाला इसके करस्पॉन्ड में है, ये वाला इसके करस्पॉन्ड में है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, तो हम लोग लिख सकते हैं रीजन, रीजन क्या है भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, लिख दो यहां पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहां से हम लोग को पता चल गया कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। और अब जो ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, तो भैया ये वाला एक एंगल का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला भी एक एंगल का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग बच्चा मैं एक पॉइंट ऐड कर सकता हूं, जो कि है, देखो ध्यान से, जो कि है कि ये जो ट्राइंगल है दैट इज ट्राइंगल बीसीए, और ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल क्या नाम है, बी वाई एक्स, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, जब दो एंगल करस्पॉन्डिंग में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो बाय एंगल एंगल टेस्ट ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर बन जाएंगे, लिख दो। तो देयरफॉर ट्राइंगल बीसीए इज सिमिलर टू ट्राइंगल बीवाईएक्स बाय एंगल एंगल टेस्ट। तो बाय एंगल एंगल टेस्ट के अनुसार ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, जो ये दोनों थे ना इसके हिसाब से वो दोनों सिमिलर हो गए। और जब सिमिलर हो जाते हैं दोस्तों, तो आपको पता है हम लोग लिख सकते हैं, जब कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, यानी BC अपॉन BY इज इक्वल टू BA अपॉन BX और इज इक्वल टू लास्ट वाला CA अपॉन YX, ये आपके करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में आ गए बिकॉज ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल CSCT। लेकिन हमें काम किस चीज का है, अगर आप ध्यान दोगे तो हमें AC का वैल्यू निकालना है। AC किधर है, देखो CA, ये CA मतलब AC है, यहां पे इस वैल्यू का काम है हमें। और क्या चीज दिया हुआ है आपको, AX और BX का वैल्यू पता है, ठीक है, या फिर AB और, देखो ये वाला पता है, AB और BX का वैल्यू पता है, तो ये रहा AB और ये BX, मतलब इसका कोई काम नहीं, तो सिर्फ इन दोनों को कंसीडर करो। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को कंसीडर करेंगे, दैट इज AB लिख लो इसको, ये BA को मैंने AB लिख लिया, ठीक है, अपॉन BX विल बी इक्वल टू, इस CA को मैं AC लिख सकता हूं, अपॉन YX को XY लिख सकता हूं, कोई दिक्कत है यहां पे नहीं। AB का वैल्यू मुझे पता है, कहां गया, हाँ देखो AB अपॉन BX, तो AB अपॉन पूरे BX का, AB अपॉन पूरे BX का वैल्यू 5/2 पता है, तो इस पूरे के जगह पे मैं लिख सकता हूं 5/2 इज इक्वल टू, AC का वैल्यू दिया हुआ है क्या, AC का वैल्यू निकालना है, तो AC का वैल्यू एज इट इज, लेकिन XY का वैल्यू उन्होंने दे रखा है क्या, XY का वैल्यू दे रखा है, देखो 9 आ गया आंसर, XY का वैल्यू है दोस्तों 9, ये वैल्यू दिया हुआ है, बस सॉल्व करना है और कुछ नहीं, आपका आंसर आ गया। तो देयरफॉर 5 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय AC, तो आपको क्या चाहिए, AC का वैल्यू, तो देयरफॉर AC विल बी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन 2, तो AC विल बी इक्वल टू 9 5 45 डिवाइड बाय 2, दैट विल बी इक्वल टू 22.5 आंसर। तो आपका आंसर आ गया AC का 22.5। दिस इज योर फाइनल आंसर। इतना बेहतरीन और सुंदर तरीके से आपका ये जो आंसर है हमने निकाला हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना मजेदार तरीके से कैलकुलेशन हमने किया है, ठीक है, क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका लगभग फर्स्ट चैप्टर के कंटेंट हमने यहां पे कंप्लीट करा दिए। अब हम बढ़ते हैं आगे सेकंड चैप्टर की तरफ, ठीक है। थोड़ा सा एक घुट पानी पी लेता हूं दोस्तों, क्योंकि बहुत ज्यादा कंटिन्यूअस बोल रहा हूं, गला सूख जाता है। ठीक है बच्चा, अब आगे बढ़े, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं बच्चे फटाफट से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पे, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 सेंटीमीटर। मतलब एक ये है आपका रेक्टेंगल है, तो मान लो मैं एक रफली एक रेक्टेंगल बना लेता हूं। ये रेक्टेंगल मैंने बना लिया, इस रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल है, एक क्या है डायगोनल है, वो भी बना लो। मान लो इस रेक्टेंगल का नाम आप रख सकते हो कुछ भी, ए बी सी एंड डी। क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ डायगोनल निकालना है, हुज लेंथ दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, डायगोनल का लेंथ दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, करेक्ट है, ठीक है। ब्रेड्थ दिया है आपका 12 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल, ठीक है, फाइंड द लेंथ डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ 35 दिया है और ब्रेड्थ 12 दिया है। हमको निकालना है डायगोनल। तो डायगोनल कैसे निकालोगे, अब यहां पे अगर आप देखोगे इन फिगर या फिर इन रेक्टेंगल ABCD, आपको पता है कि हर एक एंगल जो होता है इसमें 90 डिग्री होता है। तो एंगल A जो होगा, एंगल B जो होगा, एंगल C जो होगा और एंगल D जो होगा, ये चारों के चारों 90 डिग्री होंगे, बिकॉज वी नो दैट रेक्टेंगल में हर एंगल 90 डिग्री होता है,
ठीक है। तो अगर मैं कंसीडर करूं एक ट्राइंगल को, जो कि आप देख पा रहे हो यहां पे, तो इन ट्राइंगल या फिर कंसीडर करता हूं मैं, कंसीडर ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को लेता हूं एबीसी, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो कंसीडर ट्राइंगल एबीसी, तो एंगल बी मेरा 90 डिग्री होगा इसमें बच्चा, बराबर, एंगल बी मेरा 90 डिग्री होगा। तो मैं लगा सकता हूं इसमें पाइथागोरस थ्योरम, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम, कि जो ये है आपका हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग साइड स्क्वायर। तो इसमें हाइपोटेनस कौन है, एसी, तो एसी मेरे लिए हाइपोटेनस है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू एबी का स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। तो लिख दो यहां पे एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, बाकी वैल्यूज इसमें पुट ऑन करना है बस। एसी जो है डायगोनल है उसका वैल्यू मुझे पता नहीं है, वही निकालना है। तो एसी स्क्वायर इज इक्वल टू एबी का वैल्यू है 112, 12 का स्क्वायर प्लस बीसी है 35, तो 35 का स्क्वायर। बस आपको सॉल्व कर देना है, आपका आंसर जो है आ जाएगा। तो एसी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 35 का स्क्वायर मुझे पता नहीं है, तो मैं कैलकुलेटर का सहारा लूंगा। आप लोग अपने नोटबुक में मल्टीप्लाई करके देखना, क्योंकि ये हैबिट आपको लगनी चाहिए। ठीक है, 35 into 35 1225 आ गया। ठीक है, अब दोनों को प्लस कर दो, तो एसी स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1225 प्लस 144, तो ये हो जाएगा 1369। तो देयरफॉर आपका एसी का जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1369। 1369 आता है 37 का स्क्वायर रूट, चेक कर लो। ठीक है, 37 मल्टीप्लाई बाय 37 बराबर। ठीक है, तो ए सी इज इक्वल टू 37, क्या ये सेंटीमीटर दिया है, बिल्कुल दिया है। तो ए सी आपका वैल्यू आ गया 37 सेंटीमीटर। देयरफॉर आप लिख दो लास्ट में आंसर, द लेंथ ऑफ डायगोनल, आपको क्या निकालना है, डायगोनल का लेंथ, द लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू 37 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चा, क्लियर है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया है। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ट्राइंगल एबीसी होगा, ठीक है, बना लो। इसमें एबी का वैल्यू, एक ट्राइंगल एबीसी मान लो, ए बी सी, इसमें एबी का वैल्यू 9 है, बीसी का वैल्यू 40 है और एसी का वैल्यू 41 है। ठीक है, चलो ऐसा समझ लिया हमने। अब आपको बताना है कि ये ट्राइंगल एबीसी है, राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है, वो बताना है, मुझे पता नहीं है। तो सेम यहां पे कंसेप्ट, कुछ चीजें हमको दी हुई है, दैट इज हर एक साइड का वैल्यू दिया हुआ है। तो मुझे पता है कि AB का जो वैल्यू है वो 9 है, BC का जो वैल्यू है वो है 40 और AC का जो वैल्यू है वो है 41। तो जैसे हमने आपको बताया था, कभी भी अगर आपके 3 साइड दिए हुए और आपको पूछा है कि वो राइट एंगल है कि नहीं, तो हर एक का स्क्वायर निकालो, तो किसी एक का स्क्वायर बाकी दोनों के सम के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, तो वो राइट एंगल होगा। तो हम तीनों के पहले स्क्वायर्स निकालेंगे। तो आप बताओ, 9 का स्क्वायर 81 होता है, लिखो यहाँ पे 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81 होता है। 40 का स्क्वायर होगा 1600, ठीक है, और 41 का स्क्वायर कितना होगा बच्चा, निकाल लो कैलकुलेटर की हेल्प से। ठीक है, मतलब मैं कैलकुलेटर से हेल्प करूंगा, आप लोग भाई निकालोगे अपने नोटबुक में, बिल्कुल चीटिंग नहीं होना चाहिए बच्चा। 1681, मैं चीटिंग कर सकता हूं, आप लोग नहीं कर सकते, यहां पे मैं पढ़ा रहा हूं ना, इसके लिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां पे क्या करना है, आपको ये चेक करना होता है कि कोई जो सबसे बड़ा वाला जो नंबर है, यहां पे सबसे बड़ा कौन है, 1681 जो है, क्या ये नंबर, बड़ा वाला नंबर बाकी दोनों को ऐड करके आ रहा है क्या, बाकी दोनों को ऐड करके आ रहा है क्या। तो अगर आप चेक करोगे तो 1681 इज इक्वल टू ये भी आ रहा है 1681, यानी दोनों का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब हम क्लियरली बोल सकते हैं कि जो 1681 है ये 41 का स्क्वायर है, ये आ रहा है आपका, यानी 9 के स्क्वायर प्लस ये किसका स्क्वायर था, 40 के स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू 41 का स्क्वायर आ रहा है। तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, by converse of Pythagoras theorem, this triangle is a right angled triangle। ये ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है। है क्यों है, क्योंकि भाई जो सबसे बड़ा है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग साइड स्क्वायर हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, समझ में आ गया बच्चा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन है भाई, देख लेते हैं। क्या है, ट्राइंगल PQR है, दिख रहा है आपको PQR, ठीक है। QPR 90 डिग्री है, QPR मतलब ये वैल्यू आपका 90 डिग्री है। PM का वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया हुआ है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे PM का वैल्यू कितना है, PM का वैल्यू है 10, यानी ये PM का वैल्यू दिया हुआ है 10 एंड QM यानी इस पूरे QM का वैल्यू दिया हुआ है 8। ये इतना आपको दिया हुआ है, आपको पूरा एक QR निकालो, यानी इस पूरे QR का जो वैल्यू है वो आपको कैलकुलेट करना है। QR इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो आपको जो बोला यहाँ पे कि भाई QPR भी 90 डिग्री है और ये PM भी आपका परपेंडिकुलर है। तो आपका जब भी कभी ऐसा होता है, अगर आप लिखो यहाँ पे इन ट्राइंगल, जिसका नाम क्या है, ट्राइंगल का QPR या फिर PQR, तो इन ट्राइंगल PQR यहाँ पे कि
पी आर जो है वो 90 डिग्री है, एंड साथ ही में जो ये पीएम है वो आपके परपेंडिकुलर है क्यू आर से। और कभी भी अगर ऐसा होता है तो हम लगाते हैं ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, क्योंकि जहां से आपका परपेंडिकुलर आ रहा है वो खुद एक 90 डिग्री से आ रहा है। तो ऐसे केस में ये क्या लगता है, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम लगता है। तो हम लगाएंगे बाय जियोमेट्रिक मीन थ्योरम। तो ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम क्या बोलता है दोस्तों, जो आपका परपेंडिकुलर होता है उसका स्क्वायर यानी पीएम का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यूएम मल्टीप्लाई बाय एम आर। ठीक है, पीएम का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यूएम मल्टीप्लाई बाय एम आर। तो जो जो वैल्यू मुझे पता है वो मैं उसमें डाल दूंगा। ठीक है, तो चलो पीएम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यूएम इंटू एम आर। पीएम का वैल्यू हमें पता है जो कि है 10, तो 10 का स्क्वायर। क्यूएम का वैल्यू मुझे पता है जो कि है 8, तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय एमआर का वैल्यू मुझे निकालना है। एमआर इज इक्वल टू निकलेगा वैल्यू, तो चलो क्या निकलेगा, ये 100 हो जाएगा, नीचे 8 आ जाएगा, तो 100 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू एमआर। तो देयरफॉर एमआर का वैल्यू कैसे निकलेगा बच्चा बताओ, 100 डिवाइड बाय 8 यानी कि 4 2 जा 8, 4 25 जा 100, 25 बाय 2 आएगा, 25 बाय 2 यानी कि ये हो जाएगा 12.5। तो आपका आंसर आ गया एमआर का। देयरफॉर एमआर का वैल्यू आ गया 12.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर दिया है क्या, नहीं दिया, यूनिट लिख दो। तो एमआर इज इक्वल टू 12.5 यूनिट। लेकिन सिर्फ हमें एमआर निकालना था क्या बच्चा, नहीं, कहीं पे भी एमआर नहीं निकालना है, हमको निकालना है क्यूआर। तो आप डायग्राम से अगर आप देखोगे फ्रॉम फिगर, आप देखो यहां पे फ्रॉम फिगर, यहां पे अगर आप चेक करोगे तो आपको क्यूआर निकालना है। क्यूआर का मतलब क्या है, क्यूएम प्लस एमआर। तो आप लिख सकते हो फ्रॉम फिगर क्यूआर इज इक्वल टू क्यूएम प्लस एमआर। क्यूएम का वैल्यू तो पहले से ही दे रखा है 8, एमआर आपने अभी अभी निकाल दिया जो कि है 12.5। तो आपका टोटल एडिशन कर लो तो आपका क्यूआर का वैल्यू आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 20.5 यूनिट। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो क्यूआर का वैल्यू क्या आ गया, 20.5 यूनिट। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको बिंदास सॉल्व करना है, कोई टेंशन की बात नहीं है। समझ में आ गया बच्चा कितना इजी है, ऐसे टाइप के एग्जांपल्स कितने इजी होते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाऊं बच्चा, आगे बढ़ू कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। अब ये 4 क्या है, ए पर्सन इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम ए टेंपल लुकिंग एट इट्स टॉप। मतलब समझ लो कि एक पर्सन है जो कि एक डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम ए टेंपल। तो पहले एक टेंपल बना लो बच्चा, मैं एक इमेजिनेशन बना देता हूं कि एक टेंपल है, ये वाला, ये एक टेंपल है, ठीक है। और यहां से इस टेंपल से लगभग 50 मीटर दूर एक लड़का खड़ा है। 50 मीटर दूर यहां पे एक लड़का खड़ा है, मान लो ये 50 मीटर होगा, यहां पे एक लड़का खड़ा है और ये लड़का जो खड़ा है उस टेंपल को लुक कर रहा है, यानी देख रहा है टॉप पे, और एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 45 डिग्री का, यानी कि इस लड़के नीचे से लेके उस टेंपल के टॉप पे देख रहा है। तो ये है टेंपल का टॉप, यहां पे वो देख रहा है, और वो जो देख रहा है उसका एंगल बन रहा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री। इसका और इसका डिस्टेंस, ये टेंपल है आपका, इसका मान लो नाम रखता हूं मैं टेंपल का ए बी, और इस लड़के का नाम रखता हूं सी। तो आपका ये जो टेंपल का डिस्टेंस है लड़के का वो है 50 मीटर, जो कि बोल रखा है। हमें बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टेंपल, यानी इस चीज का हाइट निकालना है आपको, ये एच निकालना है, हाइट ऑफ द टेंपल यानी ए बी का वैल्यू निकालना है। तो अगर आप देखोगे यहां पे ध्यान से, एक चीज तो हमें पहले से ही पता है, क्लियरली पता होता है, जो कि है कभी भी कोई बिल्डिंग खड़ी है, टेंपल खड़ी है, और वो जमीन से कंपेयर करोगे तो वो परपेंडिकुलर होता है, यानी कि आपका ये जो होगा परपेंडिकुलर होगा। तो आप बोल सकते हो इन ट्रायंगल एबीसी, एंगल बी जो है वो 90 डिग्री बनाएगा क्योंकि वो परपेंडिकुलर होता है ऑब्वियसली। ए बी मेरा बीसी से परपेंडिकुलर होगा, ए बी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, तो ए बी मेरा 90 डिग्री हो गया। तो हम लगा सकते हैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है मेरा कि इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका और इसका स्क्वायर। लेकिन एक और कंसेप्ट लगा सकते हो, मान लो कि आप पाइथागोरस थ्योरम लगा तो लगे, लेकिन आपको सबका वैल्यू तो पता नहीं है, सिर्फ यही पता है, ठीक है ना। तो यही पता है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम के बदले एक और थ्योरम लगा सकते हो, जो कि आपको पता है यहां पे कि ये दिया आपका 45, तो एंगल सी आपका 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब एक ही ट्रायंगल में एंगल बी 90 पता, ये 45, तो ये बचा हुआ एंगल क्या हो जाएगा बच्चा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होगा वो कुल मिला के 180 होता है ना। तो देयरफॉर आपका एंगल ए जो होगा वो हो जाएगा 180 माइनस बी प्लस सी, और बी कितना है 90 प्लस 45 135 होता है। तो 135 में से 180 माइनस कर दो तो आपका एंगल मिल जाएगा 45 डिग्री। तो एंगल ए 45 मिल गया। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है इसकी हाइट। तो ये किसके अपोजिट है, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री है, वैसे साइड अपोजिट टू 45 डिग्री। तो पहले तो आप बोल सकते हो कि ये जो ट्रायंगल है ये 45 45 90 है। देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज अ 45 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल। और यहां पे हम लोग लगा सकते हैं बाय प्रॉपर्टी, तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ
45 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम का प्रॉपर्टी है, उसके अनुसार क्या होता है, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 ऑफ हाइपोटेनियस। लेकिन यहां पे भी अगर आप देखोगे तो हाइपोटेनियस मुझे पता है क्या, बिल्कुल नहीं पता। अगर आप देखो ध्यान से तो यहां पे मुझे हाइपोटेनियस नहीं पता, लेकिन हम लोग यहां से अब निकाल सकते हैं वैल्यूज को। ठीक है, वैल्यूज को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं बताओ? देखो ये एक तरीका है निकालने का, ये एक तरीका है, लेकिन मुझे अगेन यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो मुझे हाइपोटेनस तो पता ही नहीं है, तो ये भी मेरा तरीका फेल कर रहा है। मतलब देखो मैं आपको क्या कर रहा हूं, प्रोबेबिलिटी भी बताते जा रहा हूं कि आपका दिमाग कहां चलेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि भाई मेरे को ये तरीके से भी आंसर नहीं निकलेगा, तो चलो इसको भी आप कैंसिल कर दो, इससे भी आपका नहीं निकलने वाला आंसर। तो हमने दो मेथड ट्राई कर लिया। एक मेथड था हमारा पाइथागोरस थ्योरम, उससे भी नहीं आ रहा है। दूसरा मेथड था हमारा कौन सा, 45 45 90 वाला, उससे भी नहीं आ रहा है। तो अब क्या करें हम लोग, तो इसको आप कैंसिल करो। देखो इसीलिए ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन इसीलिए जानबूझ के दिए होते हैं। अब एक ही तरीका है जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है, जो आप अभी बताऊंगा तो समझ जाओगे। ये एंगल आपको पता है 45 डिग्री है, ठीक है, तो आपको पता है tan 45, tan थीटा कितना होता है, tan थीटा होता है, साइन होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। tan क्या होता है बताओ, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ओ आ ओ ए बताया था, ओ आ ओ ए, ओ ए मतलब ओ अपॉन ए, ओ अपॉन ए मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो tan 45 इज इक्वल टू इस tan 45 को लो, इसको तो मत लो, इसका काम खत्म है। मतलब काम खत्म मतलब इससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि ये हमारा जो हम कर रहे थे वो उससे आंसर नहीं आ रहा है, हम नया तरीका ढूंढ रहे हैं। तो tan 45 इज इक्वल टू अपोजिट जो कि है ए बी अपॉन ओ ए मतलब एडजेसेंट मतलब बी सी। तो यही दोनों पता था हम लोग को। तो tan 45 का वैल्यू होता है 1 इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू मुझे पता है h अपॉन बी सी का वैल्यू मुझे पता है 50। तो देयरफॉर h विल बी इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी 50 सेंटीमीटर दिया, मीटर दिया, हाइट इज इक्वल टू 50 मीटर। बोलो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, विद इन 1 और 2 स्टेप आपका आंसर आ रहा है, और हम इतना दिमाग लगा रहे थे। क्यों? क्योंकि ये बताना आपको जरूरी भी था, क्योंकि बच्चे आप लोग उस डायरेक्शन में जाओगे। मुझे पता है जब भी आप ऐसे फिगर देखोगे आप सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे या तो 45 45 90 डिग्री थ्योरम लगाओगे, लेकिन ये दोनों नहीं लगा, सीधा हमारा ओरिजिनल कंसेप्ट जो 9वीं में 9th में हमने पढ़ा था कंसेप्ट, वो लगा यहाँ पे। 10 45 का वैल्यू से अपोजिट अपॉन हाइट एडजेसेंट साइड निकाला और सॉल्व कर दिया, आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या क्वेश्चन बोल रहा है समझो, ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऐसे कैटेगरीज में पूछे जाएंगे। क्या बोल रहा है, एक फिगर दिया है आपको, जीडी इसमें 8 है, डी का वैल्यू 8 दिया हुआ है, एफजी का वैल्यू, एफजी किधर है ये वाला, एफजी का वैल्यू 12 दिया हुआ है, और ईजी आपको निकालना है, एफडी आपको निकालना है, और ईएफ आपको निकालना है। ये 3 चीज निकालना है, बहुत इजी प्रोसेस है। सबसे पहले यहां पे अगर आप ध्यान दोगे क्लियरली बोल रखा है कि ये मेरा एफजी जो है, मतलब डायग्राम में दिख रहा है एफजी जो है इस ईडी का परपेंडिकुलर होगा। तो आप लिख सकते हो सबसे पहले क्या, कि एफजी जो है इस परपेंडिकुलर टू क्या है, एफजी परपेंडिकुलर टू ईडी ये होगा। और जब भी ऐसा होगा, और यहां पे ऑलरेडी ये भी दे रखा है कि मेरा जो एफजी है ईडी से परपेंडिकुलर भी है, और आपका जो डीएफई है वो 90 डिग्री भी है, और एंगल DFE जो है वो 90 डिग्री भी है। तो हम लोग लगा सकते हैं देयरफॉर, क्या लगा सकते हैं बच्चा, ऐसे कंडीशन में क्या लगता है, जियोमेट्रिक मीन थ्योरम। तो बाय जियोमेट्रिक मीन थ्योरम क्या लगेगा, यहां पे ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम लगेगा। ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम के हिसाब से क्या वैल्यू आ जाएगा, ये जो परपेंडिकुलर होता है यानी एफजी जो होता है इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो एफजी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, ईजी मल्टीप्लाई बाय जीडी। ठीक है, तो ईजी मल्टीप्लाई बाय जीडी। ठीक है, एफजी का वैल्यू मुझे पता है जो कि है 12, तो ये 12 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ईजी का वैल्यू पता है क्या, कहीं पे देखो ईजी का वैल्यू तो निकालना है, तो ईजी एज इट इज रहेगा। जीडी का वैल्यू कहीं दिया हुआ है क्या, देखो वैल्यू दिया हुआ है 8, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर होता है 144 इज इक्वल टू ईजी मल्टीप्लाई बाय 8। तो हम लोग को चाहिए यहां से ईजी का वैल्यू मिल जाएगा 144 डिवाइड बाय 8 करके, 8 1 जा 8 होगा बच्चा, 8 1 जा 8, 6 बचा 64, 8 8 जा 64। तो आपका आंसर आ गया ईजी का, जो कि आ गया 18 सेंटीमीटर दिया नहीं दिया, 18 यूनिट आ जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हो 18 यूनिट। तो इस तरीके से आपका ईजी आपने निकाल दिया, यानी एक चीज हमने निकाल दिया, इसका काम खत्म। अब बाकी 2 चीज कैसे निकालेंगे, निकालना है अगला है एफडी। एफडी किधर है, देखो ये दिख रहा है एफडी, मतलब अगर आप ये वाला लास्ट वाला जो कोने वाला ट्रायंगल है ये दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल को कंसीडर करो, इसमें आपको 12 पता है, इसमें आपको 8 पता है, तो ये साइड निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो चलो ट्राई करते हैं बच्चा, ट्राई करते हैं। अगर आप कंसीडर करो, देखो ध्यान से, यहां पे ध्यान देना, इन ट्रायंगल, इसका नाम क्या है बच्चा, ट्रायंगल का DGF या फिर FGD, जो बोलना है आप बोल लो, तो DGF। ठीक है, लिखो यहां पे, एक सेकेंड, ये हो गया DGF। इस ट्राइंगल में एंगल G जो है वो 90 डिग्री है, एंगल G मेरा 90 डिग्री है, तो हम लगा सकते हैं बच्चा यहां पे पाइथागोरस थ्योरम। तो लगाओ बाय पाइथागोरस थ्योरम, एंड इस पाइथागोरस थ्योरम लगाने के हेल्प से हमें क्या मिलेगा बच्चा, यहां पे ध्यान दो क्या मिलेगा, ये 90 के अपोजिट मतलब DF का स्क्वायर
पाइथागोरस ये हाइपोटेनस है ना, तो डीएफ का स्क्वायर इज इक्वल टू जीडी का स्क्वायर प्लस जीएफ का स्क्वायर, तो जीडी का स्क्वायर प्लस जीएफ का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो डीएफ का वैल्यू पता है कि नहीं पता है, डीएफ निकालना है, तो डीएफ का स्क्वायर एज इट इज रहेगा। जीडी का वैल्यू पता है मुझे 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस जीएफ का वैल्यू दिया हुआ है ऑलरेडी 12 दिया है ना, जीएफ का वैल्यू एफजी का वैल्यू 12, तो लिख दो 12 का स्क्वायर। अब आपको पता है 8 का स्क्वायर 64 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 144 प्लस 64 कितना होता है? 448 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? 6 4 10 218 218 के आसपास आएगा। प्लस करके देख लो, 64 प्लस 144 कितना होता है दोस्तों? 64 प्लस 144 208 होता है, माफ करना 218 नहीं आएगा, 208 आएगा। देखो 144 प्लस 6 हो गया 150 प्लस 60 हो गया 208, तो डीएफ का स्क्वायर का वैल्यू आ गया 208। अब मुझे डीएफ चाहिए, यानी डीएफ विल बी इक्वल टू व्हाट? अंडर रूट ऑफ 208, तो 208 का अंडर रूट चले जाएगा, तो डीएफ का वैल्यू कैसे निकालोगे? आप मुझे बताओ 208 किसका स्क्वायर रूट है? तो 208 किसका स्क्वायर रूट नहीं है, तो ऐसा कुछ नंबर सोचो जिसको मल्टीप्लाई करके 208 आ जाए और वो किसी का एक स्क्वायर रूट रहे। तो जैसे यहां पे तो डिवाइड करके डायरेक्टली आ रहा था, लेकिन 208 का क्या आएगा वो आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो सोचो, तो 208 जो होता है, अगर आप मतलब जब कैलकुलेशंस करोगे तो आपको समझेगा कि 208 मतलब 16 मल्टीप्लाई बाय 13 होता है। 16 का स्क्वायर रूट 4 बाहर निकल जाता है, तो आपका आंसर आ जाएगा डीएफ इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट 4 और अंदर बच जाएगा 13, तो 4 रूट 13 इज माय आंसर ऑफ डीएफ। यूनिट आगे लिख दो, दिस इज योर फाइनल आंसर। आ गया आपका किसका वैल्यू? एफडी का। एफडी का वैल्यू आ गया, 2 मार्क्स यहां पे मिल गया। अब एक तीसरा मार्क्स के लिए ईएफ का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो ईएफ की तरह चेक करो, ये पूरा ईएफ है, तो अगर मैं पूरे ट्रायंगल को कंसीडर कर लूं, तो इन ट्रायंगल जिसका नाम है डीएफई, पूरा ट्रायंगल कंसीडर कर लिया, तो डीएफई में एंगल एफ मेरा 90 डिग्री है, तो यहां पे भी मैं पाइथागोरस थ्योरम जो है अप्लाई कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं बच्चा? 90 डिग्री है तो बाय पाइथा थ्योरम, शॉर्टकट लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिख लेना। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम मेरा कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, अब इसके लिए हाइपोटेनस 90 के अपोजिट मतलब ये पूरा ईडी रहेगा, तो ईडी का स्क्वायर इज इक्वल टू डीएफ का स्क्वायर प्लस ईएफ का स्क्वायर बराबर। इसमें ईडी का वैल्यू मुझे पता है कि कहीं पे लिखा हुआ है ईडी, ईडी देखो कहीं ईडी देखो ईडी ईडी किधर है भाई? कहीं दिख रहा है क्या? ईडी मुझे पता ही नहीं है, लेकिन ईडी का मतलब क्या होता है? ईजी प्लस जीडी। ईडी का मतलब क्या होता है? ईजी प्लस जीडी होता है, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू डीएफ का वैल्यू पता है क्या? नहीं पता तो पहले लिख दो, एज इट इज लिख दो, प्लस ईएफ का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट ऑन करो। अब देखो ईजी प्लस जीडी कितना हो जाएगा? ईजी आपने निकाला हुआ है, ईजी आपका 18 है, तो ईजी आपका 18 है, 18 प्लस 8 कितना होता है? 26, यानी ये हो जाएगा 18 प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू डीएफ का वैल्यू पता है क्या? अभी निकाल के रखा है, डीएफ इज इक्वल टू 4 रूट 13, तो 4 रूट 13 का स्क्वायर प्लस ईएफ का स्क्वायर। ठीक है, 18 प्लस 8 होता है 26, 26 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रूट 13 का स्क्वायर, यही आ जाएगा जो हमने लिखा है 208 यहां पे ऑलरेडी। ठीक है, 208 प्लस ईएफ का स्क्वायर। ठीक है, 226 का स्क्वायर निकालो, 25 का स्क्वायर 625 होता है, 26 का स्क्वायर ऑलरेडी निकाला हो गया, हमने निकाल के रखा हुआ है। 26 का स्क्वायर होता है 676, ठीक है ना, 676 होता है। ठीक है, निकाल के रखा है हमने 676 माइनस 208 इज इक्वल टू ईएफ का स्क्वायर, और ईएफ का स्क्वायर का वैल्यू यहां से मिल जाएगा, ईएफ का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 676 माइनस ये कितना हो जाएगा? 676 माइनस 208 करो, साइड में करके देखो, 676 को 208 से माइनस करो तो आपको 468 मिल जाएगा। ठीक है ना, 468 मिल जाएगा। तो ईएफ का स्क्वायर कितना मिल गया? 468 निकाल के रखा हुआ है ऑलरेडी हमने टाइम बचाने के लिए। तो ईएफ स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ईएफ का वैल्यू कैसे निकालोगे? अंडर रूट ऑफ 468, और 468 का अंडर रूट कैसे लिख सकते हो? आप लिख सकते हो दैट इज 36 मल्टीप्लाई बाय 13, और 36 का बाहर निकलता है 6 और ये रूट 13, तो आपका आंसर आ गया 6 रूट 13। 6 रूट 13 इज योर फाइनल आंसर। जगह कम पड़ गया, लेकिन इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर निकाल देना है। तो 6 रूट 13 आ गया। इस तरीके से तीनों वैल्यू, पहला ईजी निकाल लिया, डीएफ निकाल लिया, और यहां पे आपका ईएफ का जो वैल्यू है वो भी निकाल दिया, जो कि आ गया 6 रूट 13। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर जो है निकाल देना है। समझ में आ गया बच्चा? क्लियर है? बहुत इजी होते हैं ऐसे एग्जांपल, सॉल्व करना होता है बस। फुल मार्क्स 3 में से 3 मार्क्स मिलेंगे। चलो आगे बढ़ जाते हैं, फास्ट जाएंगे, बहुत कम समय बचा है हमारे पास। चलो, इन ट्राइंगल एबीसी दिख रहा है आपको भाई? ये ट्राइंगल देख के ही समझ जाओगे। ऐसा ट्राइंगल कहीं दिख गया, सीधा सीधा अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई कर देना भाई। देखो मैं डायरेक्ट बोल दिया, मैंने भी क्वेश्चन रीड नहीं किया। पहले बोल रहा है सेक एपी, एपी जो है ये मीडियन है इसका, लिख दो यहां पे कहीं पे। क्या बोल रहा है? सेगमेंट एपी इज अ मीडियन। ठीक है, अब जब मीडियन होगा तो पी मिड पॉइंट होगा बीसी का, पी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। तो P जब मिड पॉइंट है बीसी का, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं
कि ये जो बी से लेके पी तक का डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा बी से लेके पी का डिस्टेंस, और पी से लेके सी का जो डिस्टेंस होगा वो भी इक्वल होगा। किसके होगा? हाफ ऑफ बीसी होगा, हाफ ऑफ बीसी। बीसी का वैल्यू पता है क्या? कहीं पे 18 दिया हुआ है, तो आपको बीपी का और पीसी का जो वैल्यू मिल जाएगा हाफ ऑफ मल्टीप्लाई बाय बीसी का वैल्यू है 18, 2 9 18 हो जाएगा। देयरफॉर बीपी इज इक्वल टू पीसी इज इक्वल टू 9। ये आपको मिल गया, 9 यूनिट लिख दो। ये आपको एक चीज का वैल्यू मिल गया। किस चीज का? आपके जो साइड है बीपी का और पीसी का वैल्यू मिल गया 9। इसका भी 9, इसका भी 9 मिल गया। ठीक है, करना क्या है भाई, आपको पता है जब ये मीडियन दिया हुआ है तो क्लियरली अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई कर दो। तो डालो यहां पे बाय अपोलोनियस, स्पेलिंग चेक कर लेना एक बार, अपोलोनियस का, अपोलोनियस थ्योरम। इसके अनुसार क्या होता है, जो भी मीडियन होता है, ठीक है ना, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि अपोलोनियस जो आपका मेथड है, अगर हम बात करें तो यहां पे ए बी स्क्वायर जो मतलब जहां से मीडियन निकल रहा आपका, तो ये एक साइड ए बी और एक साइड ए सी, तो इसका होता है दैट इज ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू द मीडियन का 2 टाइम का स्क्वायर, यानी 2 टाइम्स द मीडियन क्या है? एपी, 2 टाइम्स ऑफ एपी का स्क्वायर प्लस जो मीडियन बन रहा है आपका फर्स्ट इससे, दैट इज बीपी का 2 टाइम्स का स्क्वायर। तो आपका ये बन गया आपका अपोलोनियस थ्योरम का वैल्यू, मतलब जो कंसेप्ट है। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर का वैल्यू 260 दिया, इस पूरे के जगह पे 260 लिख सकते हो। 2 मल्टीप्लाई बाय एपी का वैल्यू मुझे पता है क्या? नहीं, एपी का वैल्यू तो हमें निकालना है, तो एपी स्क्वायर एज इट इज प्लस 2 टाइम बीपी का स्क्वायर, तो बीपी का वैल्यू है 9, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 9 का स्क्वायर। तो आप लिखो यहाँ पे 260 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एपी का स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर 81, और 81 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 162। तो आपका ये आया 260 इज इक्वल टू, इस प्रकार से चीजें जो है आप लोग को आ रही है। ठीक है बच्चा, देखो बहुत इजी है यहां पे, मतलब मैं क्या ही बताऊं, इतना इजी कंसेप्ट है। चलो अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे 162 को उधर लेके जा सकता हूं। देखो क्या कर सकता हूं, 260 था, माइनस कर दूंगा उसको, 162 को इस साइड लाके इज इक्वल टू बचेगा 2AP स्क्वायर। 260 में से 162 चला गया, अगर ये 160 और 260 में से 160 जाता तो 100, और 100 में से और 2 कम हो गया, मतलब 98। तो ये आपका आ जाएगा कितना? 98 इज इक्वल टू 2AP का स्क्वायर। AP का स्क्वायर का वैल्यू चाहिए मुझे, तो AP का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 98 डिवाइड बाय 2, दैट विल बी इक्वल टू 49। इसका मतलब क्या आ रहा है मेरा कि AP का जो स्क्वायर आ रहा है वो आ रहा है दोस्तों 49, और मुझे अगर AP का वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 49 बराबर AP टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो आपका AP का वैल्यू आ गया 7 यूनिट। यूनिट में दिया है, सेंटीमीटर दिया है क्या? नहीं दिया है, तो AP आ गया 7 यूनिट। कितना आसान से कर लिया, 3 मार्क्स आपको बनता है। ये क्वेश्चन आपके पिछले साल भी पूछा गया था। तो AP का यूनिट 7 यूनिट है। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है अपोलोनियस थ्योरम का इस्तेमाल करके, और बेहतरीन तरीके से आपका जो आउटकम है यानी जो रिजल्ट है वो आपको मिल जाएगा। क्लियर? अब बताओ यार, इससे इजी एग्जाम्पल कुछ हो सकता है क्या? ठीक है बच्चा, पानी पी लू थोड़ा सा। चलो आप देखते रहो फटाफट से, अगले एग्जाम्पल में चलेंगे। चलो अब ये जितने भी एग्जाम्पल्स थे ये सब हमारे किसके थे? सेकंड चैप्टर के थे, पाइथागोरस वाले थे। अब हम चलते हैं लगभग सर्कल वाले चैप्टर्स की तरफ आगे। अब यहां पे ध्यान देना, अब यहां पे ध्यान देना, मजा आएगा। 2 मार्क्स के कैटेगरी का ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। देखो क्या बोल रहा है, फिगर में दिया हुआ है GDEF, GDEF एक ही सर्कल पे है तो कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स है। सेंटर C दिया हुआ है, एंगल ECF का वैल्यू दिया हुआ है, ये ECF दिख रहा है, ये ECF का वैल्यू दिया है 70 डिग्री। तो मुझे बताओ एंगल ECF का 70 है तो ये आर्क EF का वैल्यू भी मिल जाएगा हमें। तो मैं बोल सकता हूं कि मेजरमेंट ऑफ आर्क EF जो होगा वो क्या हो जाएगा? मेजरमेंट ऑफ एंगल ECF के बराबर होगा। तो ये आपका आर्क EF जो है इसका वैल्यू यहां से मिल जाएगा, EF का वैल्यू आ जाएगा। आर्क एंगल ECF का वैल्यू पता है ना आपको 70 डिग्री, तो ये आपको मिल गया 70 डिग्री। तो एक चीज आपने निकाल लिया यहां से, क्या निकाल लिया आपने? इस आर्क का वैल्यू यानी EF आर्क का वैल्यू निकाल लिया, जो कि आपको कहीं पूछा नहीं है। देखो ध्यान से, कहीं पूछा नहीं है लेकिन निकाल लिया, इसका काम लगेगा। देखो कैसे, ECF का वैल्यू 70 था तो इसके हेल्प से आर्क मिल गया। आर्क DGF का वैल्यू 200 डिग्री दिया हुआ है, इसका तो आ गया 70। ठीक है, DGF की तरह चेक करो, ये D है, ये G है और ये F। ये इतना बड़ा आर्क का वैल्यू दिया है 200 डिग्री। लिख के रखो, लिख के रखो। क्या लिख के रखा है कि भाई मेजरमेंट ऑफ आर्क DGF का जो वैल्यू है उन्होंने दे रखा है 200 डिग्री। ठीक है, ये मान के चलो। ओके, अब आपको निकालना क्या है? आर्क DE का वैल्यू। अब चेक करो आर्क DE किधर है। देखो आर्क DE किधर है, ये वाला ग्रीन वाला हिस्सा। तो आपको ये पूरा येलो सर्कल जो मैंने किया है ये पूरा आपको पता है, सिर्फ DE नहीं पता है तो निकाल सकते हो। आपको निकालना क्या है? आर्क D। तो एक चीज आप पता है, पूरे आर्क को अगर मैं प्लस कर दूं तो इक्वल टू 360 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं मेजरमेंट ऑफ आर्क DE करूं जो आपको निकालना है, प्लस ये DE किया प्लस ये वाला आर्क EF नाम है इसका, तो इसको मेजरमेंट ऑफ आर्क EF करूं प्लस करूं मेजरमेंट ऑफ आर्क ये पूरा DGF। तो मेजरमेंट ऑफ आर्क जो है
जिसका नाम है DGF करूं, ये तीनों मिला के कितना हो जाएंगे 360 हो जाएंगे, बिकॉज वी नो दैट पूरे सर्कल में जो आर्क होते हैं वो सबको प्लस करके 360 बनते हैं। DE मुझे पता नहीं है, इसको एज इट इज लिखता हूं मैं, DE मुझे पता नहीं है, लेकिन ये और ये पता है, तो EF का वैल्यू देखो ऑलरेडी निकाला था, देखा बच्चा, इसके लिए निकाल के रखा था पहले से, स्मार्ट है हम लोग, ठीक है। प्लस आर्क DGF का वैल्यू पता है मुझे, दो की है 200 डिग्री, और ये कुल मिला के हो जाएगा 360, तो हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ आर्क DE का वैल्यू, तो DE क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट 360 माइनस 270, तो 360 में से 270 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, लगभग 90 डिग्री आ जाएगा, तो आर्क DE का जो वैल्यू आया कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया, करेक्ट। आर्क DE का वैल्यू आ गया 90 डिग्री, तो एक चीज हमने निकाल दिया कि आर्क DE का वैल्यू जो है वो आ गया 90 डिग्री, करेक्ट। अब निकालना है आपको आर्क DEF, किधर है भाई DEF, ये D है, ये E है और F है, यानी ये पूरा यहां से लेके आपको यहां तक निकालना है, तो DEF में क्या है, DE और EF है, तो लिख दो भाई, कुछ नहीं करना है, बस लिख देना है। अगर आपको निकालना है मेजरमेंट ऑफ आर्क DEF निकालना है, ये वाला निकालना है, तो ये क्या है, आर्क DEF क्या है, DE प्लस EF, तो मेजरमेंट ऑफ आर्क DE को प्लस कर दो आर्क DF के साथ, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो आर्क DE का वैल्यू 90 डिग्री है, EF का वैल्यू आपने निकाला 70 डिग्री, 90 प्लस 70 होता है 9 7 16 160 डिग्री, आ गया आंसर। तो यही दो चीज निकालना था आपको, आर्क DE का वैल्यू 90 डिग्री निकालना था, और इसका जो वैल्यू है वो आपको निकालना था, जो कि हमने निकाल के दिखा दिया है, दिखा दिया कि नहीं, 160 डिग्री आ गया, 90 डिग्री आ गया, बिल्कुल सही आंसर है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे लास्ट ईयर, तो आप जरूर से इसको मेहनत करना, रिपीट होंगे तो मजा आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या क्वेश्चन दिया इसको समझो, बहुत ही जबरदस्त मजेदार वाला क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, समझते हैं इसको सबसे पहले, ठीक है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है समझो। सबसे पहले आपको एक चीज दिया है कि ये जो आर्क DXC है, ये आर्क DXC दिख रहा है, इसका वैल्यू उन्होंने दे रखा है कितना, 105 डिग्री, साइड में लिख के रखता हूं मैं। AYC छोटा वाला जो आर्क है, इसका वैल्यू दे रखा है 47 डिग्री, ठीक है। आपको निकालना है मेजरमेंट ऑफ DBE, यानी ये एंगल निकालना है, तो इसका एक फंडा बन जाता है बच्चा, अगर आपको याद होगा, अगर आपको निकालना है मेजरमेंट ऑफ एंगल DBE निकालना है, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा हाफ मेजरमेंट ऑफ आर्क, कौन सा आर्क, बड़ा वाला आर्क जिसका नाम है DXC, इसको माइनस कर दो किसके साथ, छोटे वाले आर्क के साथ, खत्म कहानी। छोटा वाला आर्क क्या है, AYC, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो हाफ मल्टीप्लाई बाय आर्क DXC कितना है, 105 है, माइनस कर दो, छोटे वाले आर्क का वैल्यू कितना है, 47 है, माइनस कर दो, आ जाएगा आंसर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 105 में से 47 क्या, कितना बचेगा, पहले तो बचेगा 53 प्लस 5 58, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 58 यानी हो जाएगा 29 डिग्री, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आपका मेजरमेंट ऑफ एंगल DBE का जो वैल्यू आ गया वो आ गया दोस्तों 29 डिग्री। आप देख सकते हो ऐसे क्वेश्चंस भी लास्ट ईयर रिपीट किए गए थे, तो जरूर से इसको मेहनत करना और प्रैक्टिस करके ले लेना है, ठीक है। समझ में आ गया बच्चा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और भी कौन से कैटेगरीज के एग्जांपल है फटाफट से देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, चेकआउट करो इसको, ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देख लो, बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले एक फिगर आप दिख रहा है आपको, ये फिगर में आपको बोल रहा है कि भाई टेंजेंट जो है वो टच कर रहा है सर्कल को, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ACB का वैल्यू 52 दिया हुआ है, आपको निकालना है ADB, यानी ये वैल्यू आपको निकालना है। तो सबसे पहले जो चीज दिख रहा है वो लिख लो। अब आपको पता है कि जो AC का लाइन है और ये BC का लाइन है, AC एंड BC टचेस द सर्कल एंड फॉर्म द टेंजेंट। क्या बना रहा है वो, टेंजेंट बना रहा है, ऐसा लिख दिया आपने, थोड़ा टूटा फूटा इंग्लिश है लेकिन चलेगा। तो आपने क्या लिख दिया कि भाई वो दोनों क्या बना रहे, टेंजेंट बना रहे। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे बताओ कि ये जब भी कोई लाइन सर्कल से टच होकर जाता है, टेंजेंट बनाता है, तो जो टेंजेंट होता है और आपका जो सर्कल होता है उसके बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है, तो यहां पे भी 90 बनेगा। तो आपका एंगल CAD या फिर CAD बोल लो, CBD बोल लो, जो भी बोल लो, तो आप लिखोगे एंगल CDB, ठीक है ना। आप क्या लिखोगे, CAD, ठीक है। एक एंगल आपका CAD बनेगा, कौन सा वाला, CAD, यानी कि ये C, ये A और AD, तो एक एंगल ये वाला बना आपका, और एंगल CBD, एक एंगल ये वाला, ठीक है। तो एंगल CAD विल बी इक्वल टू एंगल CBD, और इन दोनों का वैल्यू जो होगा वो 90 डिग्री होगा। क्यों, बिकॉज ऑफ द टेंजेंट थ्योरम, क्योंकि टेंजेंट क्या बोलता है कि जब भी कोई टेंजेंट सर्कल को टच होता है तो वो परपेंडिकुलर बनाता है सर्कल को। तो ये हो गया 90 डिग्री, इससे मुझे पता चला। ओके बच्चा, ठीक है। अब मुझे पता चल गया ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, ये निकाल सकता हूं D, बिकॉज ये क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो हम लोग कंसीडर करेंगे क्वाड्रिलेटरल को, तो कंसीडर ये क्या बन रहा है, दैट इज CADB, कंसीडर क्वाड्रिलेटरल CADB, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया CADB।
और हमको पता है कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो उसमें जितने एंगल्स होते हैं, जैसे मान लो इसमें 4 होंगे, क्वाड्रिलेटरल 4 होते हैं, तो चारों एंगल को प्लस करके क्या आएगा, पूरे क्वाड्रिलेटरल का जो वैल्यू होता है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो हमको पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है बच्चा। तो इसमें जो वैल्यू है वो डाल दो। तो सम ऑफ ऑल एंगल यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये चारों एंगल ही है, इसमें ए है, बी है, सी है और डी है, इन चारों को प्लस करके क्या आएगा, 360 आएगा। तो एंगल ए पता है क्या मुझे, अभी अभी निकाला हमने, एंगल ए और एंगल बी दोनों 90 डिग्री है, तो एंगल ए 90 डिग्री है, एंगल बी भी आपका 90 डिग्री है, और एंगल सी जो है ये आपका 52, ऐसा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, और एंगल डी आपको निकालना है। एंगल डी आपको निकालना है ना, कहां गया देखो, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एडीबी, यानी एडीबी मतलब यही एंगल निकालना है ना आपको, डी एंगल निकालना है, तो इज इक्वल टू 360। तो 90 हो गया 180, 180 प्लस 52 कितना हो जाएगा, 232 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एंगल D इज इक्वल टू 360 माइनस 232, माइनस कर दो तो आपका एंगल D का वैल्यू आ जाएगा। बताओ माइनस करके, 360 में से 232 अगर माइनस होगा तो आएगा आपका 128, तो एंगल D का वैल्यू आ गया 128 डिग्री। बस लास्ट में आपका जो मेन क्वेश्चन पूछा था जो कि एंगल ADB, तो आप लिख दो देयरफॉर एंगल ADB इज इक्वल टू 128 डिग्री। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन का आंसर जो है हमने निकाल के दिखा दिया। करेक्ट है, सिंपल है, क्लियर है। तो यही क्वेश्चंस, ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर से आपको देखने मिल सकते हैं, तो प्रैक्टिस करके ले लेना बच्चा। एक आखिरी एग्जांपल यहां पे ध्यान देना बच्चा, ये क्या दिया हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू सर्कल। क्या बोल रहा है दोस्तों, डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स ऑफ द सर्कल विच आर टचिंग इंटरनली। दो सर्कल आपस में इंटरनली टच कर रहे हैं, एक बड़ा वाला सर्कल है और एक छोटा वाला टच है, आपस में इंटरनली देखो यहां पे टच कर रहा है, ठीक है, बोल रखा है। और जो डिस्टेंस है सेंटर्स का वो है 10 सेंटीमीटर, मतलब इस छोटे वाले सर्कल का ये वाला सेंटर होगा, इस बड़े वाले सर्कल का समझ लो ये सेंटर होगा, और उस सर्कल के सेंटर के डिस्टेंस का जो वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर ऐसा दे रखा है, ठीक है। हमें बोल रहा है इफ द रेडियस ऑफ वन सर्कल इज 15 सेंटीमीटर, मतलब हमें पूछ रहा है कि जो एक सर्कल है उसका रेडियस 15 सेंटीमीटर दिया है। तो 15 सेंटीमीटर दिया है, मतलब जो बड़ा वाला सर्कल होगा, बड़ा वाला सर्कल जो होगा उसका जो रेडियस होगा मान लो वो 15 सेंटीमीटर का, ऐसा बोल के रखा है इन्होंने। मतलब ये पूरा जो वैल्यू होगा, पूरा ये जो वैल्यू होगा बच्चा, ये पूरा वैल्यू जो होगा वो कितना है, 15, ठीक है। तो आपको निकालना है व्हाट इज द रेडियस ऑफ अदर सर्कल। तो बताओ छोटे बड़े वाले सर्कल का आपको पता है रेडियस, तो लेट सपोज बड़ा वाला सर्कल आपके लिए रेडियस 1 है, R1 है, तो वो आपको दिया है 15 सेंटीमीटर का, ठीक है। आपको पता है दोनों के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, मतलब आपको पता है कि R1 माइनस R2 का जो वैल्यू है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर है बराबर, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस ही होता है ना R1 माइनस R2 बराबर। लेट्स चेक कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ है तो पता चल जाएगा। देखो अब हमको निकालना है R2 का वैल्यू, ठीक है, R2 का वैल्यू निकालना है। तो अगेन मैं वही कंसेप्ट लगाऊंगा, मुझे पता है R1 माइनस R2 जो है वो 10 दिया हुआ है, ठीक है। R1 का वैल्यू 15 है, माइनस R2 मुझे पता नहीं है, इज इक्वल टू 10 है। R2 को इधर भेज दो, 10 को इधर लाओ, 15 माइनस 10 इज इक्वल टू R2 हो गया। तो देयरफॉर रेडियस 2 विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर है, बिल्कुल सही किया हमने। तो रेडियस ऑफ द सेकंड सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। कैसे पता चला 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि देख के ही पता चल जाएगा भाई, देखो क्योंकि ये 10 है और ये पूरा 15 है, तो पूरा 15 है, ये 10 है, तो ऑब्वियसली ये जो बचा हुआ होगा वो 5 ही होगा ना। तो रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल यानी छोटे वाले सर्कल का रेडियस आ रहा है 5 सेंटीमीटर, खत्म कहानी है कि नहीं। तो इस तरीके से बच्चा सॉल्व करना है और आपका आंसर जो है वो निकल जाएगा। तो ये हमने सॉल्व कर दिया है, और ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछते हैं, चाहे वो सर्कल इंटरनली टच कर रहे हो या फिर एक्सटर्नली टच कर रहे हो, आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके ले लेना है। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3B। अब देखो मैं अगेन बताना चाहता हूं कि ये जो सर्कल चैप्टर है इसमें से जो 3B में जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थ्योरम पूछे जाते हैं। तो जनरली दो थ्योरम जो पिछले 1-2 साल में रिपीट हुए मैंने बता दिए। तो एक तो है आपका प्रूव द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सप्लीमेंट्री, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, जो कि आपको पेज नंबर 68 पे देखने मिल जाएगा। और एक और है इंस्क्राइब एंगल वाला, तो एंगल इंस्क्राइब इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट होता है, कोरोलरी में देखने मिल जाएगा आपको, थ्योरम जैसा है, ये भी पेज 68 पे मिल जाएगा। तो एक बार जरूर रेफर कर लेना, ऑलरेडी मैंने, और आपको पढ़ना है कैसे सॉल्व करते हैं, सब समझना है। तो ऑलरेडी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थ्योरम का वीडियो अभी 1-2 दिन पहले बना ना, एक ही दिन पहले बना है, देखना जाके हमारे वीडियो सेक्शन में स्क्रॉल करना, और उसमें नौशाद सर ने पढ़ाया हुआ है, मतलब थंबनेल पे फोटो मेरा ही है लेकिन अंदर नौशाद सर ने पढ़ाया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। तो उसके अंदर ये दोनों थ्योरम्स पढ़ाए गए हैं, समझाए हुए, तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हो जाके, ठीक है। बाकी रेफर कर लो पेज नंबर 68 पे, ठीक है। तो बस इतना ही था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं कि ये पूरा फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर के जितने भी 2-2, 3-3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगे वो मैंने अपने एंड से पढ़ा दिए हैं। अब हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन आ भी जाए, नहीं भी आए, लेकिन आपको प्रैक्टिस करके लेना है जितना हो सके, बहुत अच्छा आपको लगेगा, ठीक है। तो मेहनत आपके लिए कंटिन्यूअसली किया जा रहा है, पूरा मुंह सूख चुका है लेकिन आपके लिए काम किया जा रहा है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 जितना हो सके
अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स दो, अपने दोस्तों को शेयर करके बताते रहो हमारे इस चैनल के बारे में, हमारे वीडियोस के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके रखो, ताकि जब भी कोई वीडियो नया अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।